जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। और आज रीट पात्रता का मॉडल पेपर नंबर 3। इससे पहले 2 मॉडल पेपर हो चुके हैं, तो इसको भी आप लोग एक बार जरूर देख लें। और आज है हम लोगों की आखिरी वीडियो, लास्ट वीडियो है मॉडल पेपर की। और कल से ये आपका पेपर है, कल और परसों 2 दिन है, 27-28 फरवरी 2 दिन। तो आप लोग अच्छे से जाइए, माइंड पूरा बिल्कुल रिलैक्स करके जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और देखिए, आप लोग एग्ज़ाम से पहले ये नहीं कि पूरे एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले पढ़ रहे हैं, आधे घंटे पहले पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अच्छे से 7 से 8 घंटे की नींद लेना है प्रॉपर, और अच्छे से बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करके एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक। और अच्छे से जो गाइडलाइन है उसको पढ़ लें, जो एडमिट कार्ड पे गाइडलाइन दिया गया है, क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है, उसको अच्छे से रीड कर लें, ठीक। और एग्ज़ाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो आशा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मॉडल पेपर नंबर 3 से, और ये है आज की आखिरी वीडियो, आज है आखिरी वीडियो, ठीक। और आपका एग्ज़ाम कहाँ पर है, किस सेंटर पर गया है, ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे है और कब है, ठीक। पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न है, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। जो बच्चे कम गति से सीखते हैं उनके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो टोली शिक्षण देना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण पर ध्यान देना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए उस बच्चे को, यानी कि इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है। यह है, जो साइकिल चलाता है व्यक्ति वह स्कूटर जल्दी सीख जाता है, क्योंकि क्योंकि यह धनात्मक है। क्या ऐसा है, धनात्मक स्थानांतरण है, यह धनात्मक स्थानांतरण है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है। सीखने की प्रथम अवस्था, सीखने की प्रथम अवस्था कौन सी होती है, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है, बालक की तेज होती है। कैसी होती है, तेज होती है। और आपको बताना है कि सीखने की प्रथम अवस्था कौन सी होती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण है अधिगम निर्योग्यता। तो इसका क्या लक्षण है, अवधान संबंधी बाधा विकार, अवधान संबंधी बाधा विकार, ठीक। अगला प्रश्न है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, व्यवहारवादी। किससे संबंधित है, व्यवहारवादी सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो कहाँ पे, विद्यालय एवं कक्षा में। कहाँ पे, विद्यालय एवं कक्षाओं में। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है। व्यवहारवाद के जन्मदाता वाटसन। कौन है, वाटसन। अगला प्रश्न, व्यवहारवादी विचारक हैं। व्यवहारवादी विचारक कौन है इनमें से, वाटसन। क्या नाम उनका, वाटसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। इनमें से बताना है कि कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। तो कौन है, डिसलेक्सिया। यह विकलांगता का उदाहरण है, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है तो किससे होता है, संपर्क से। संपर्क में आने से सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, सामाजिक। अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसने कहा था, स्किनर ने। किसने कहा था, स्किनर ने। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसका समय काल क्या है, 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था, तो जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष को संवेदी क्रियात्मक अवस्था,
या फिर इसको ही संवेदी पेशीय क्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और 2 से 7 वर्ष ये होती है पूर्व संक्रियात्मक, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक। और 7 से 11 अभी देखिए पीछे, मूर्त, मूर्त या फिर ठोस, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से 16 वर्ष ये होती है औपचारिक, ये होती है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ठीक, 2 जन्म से 2 वर्ष पेशीय या फिर संवेदी क्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 16 औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो चारों अच्छे से ध्यान रखें। और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, इसे किसने दिया था? पियाजे ने। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रायड। क्या नाम है उनका? फ्रायड। अगला प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो उनका भंडार गृह इदम या फिर आईडी, इदम पढ़ते हैं इसको, इदम या फिर आईडी। उनका भंडार गृह क्या है? आईडी, इदम। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? कौन सा सिद्धांत है? यह कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक। अगला प्रश्न है, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। अब सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है, पूछा है कि नहीं है, तो यह कौन सा नहीं है? सीखना केवल विद्यालय में होता है, सीखना केवल विद्यालय में होता है, ये है आपका नहीं है। देखिए, जहाँ पे केवल आ जाए या फिर एकमात्र, केवल या एकमात्र, वह निगेटिव सेंस में होता है। कैसा होता है? निगेटिव सेंस में। तो यहाँ पे यही नहीं है, केवल सीखना केवल विद्यालय में होता है। बाकी सीखना व्यवहार में परिवर्तन ये होता है। सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, ये भी सही है। और सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये भी सही है। ठीक। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी व डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो कौन से रोग से पीड़ित है? डिसलेक्सिया। किस रोग से पीड़ित है? डिसलेक्सिया से। पठन संबंधी विकार भी बोलते हैं इसे, पठन संबंधी विकार। अगला प्रश्न है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधिगम और परिपक्वता के संबंध में, तो यदि, पहला ऑप्शन सही है इसका, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित हो जाता है। यदि मानव का विकास केवल परिपक्वता से अगर हो रहा है तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? इसे कहते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास। अभ्यास बार बार करेंगे तो त्रुटि नहीं होगी। अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम किसने दिया? तत्परता का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था तत्परता का नियम? थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? तो अभ्यास के नियम से। किससे? अभ्यास के नियम से। और अभ्यास का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के किसके? थॉर्नडाइक के 3 नियम है, मुख्य रूप से 3 है। पहला है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। ठीक। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है, व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? तो सीखने की गति क्षेत्र, सीखने की गति क्षेत्र में आता है। ठीक।
अगला प्रश्न, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाला प्रक्रम को क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम। अगला प्रश्न, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो वह है। यदि गणित का जो अधिगम है भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो वह क्या है? सकारात्मक स्थानांतरण। अगर गणित का आपका सवाल या फिर कोई भी फार्मूला अगर भौतिक में काम आ रहा है तो वह कैसा है? सकारात्मक स्थानांतरण है। कैसा है? सकारात्मक स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था पावलोव ने? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन सा? अनुकूलित अनुक्रिया। अगला प्रश्न है, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। किसने? पावलोव ने। अगला प्रश्न, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत के द्वारा की गई थी? अनुबंधन के गोचर की शुरुआत पावलोव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पावलोव के द्वारा। अगला प्रश्न, आप अपने जूते एक रैक में रखते हैं, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया जाता है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर पहले रैक रखी थी। ऐसा होने का कारण है। ऐसा होने का कारण क्या है? अनुबंधन। क्या है? अनुबंधन। अगला प्रश्न है, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? किसने दिया था? आईपी पावलोव ने। आईपी पावलोव ने। अगला प्रश्न है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि को उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? अनुबंधन अनुक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया। केवल ध्वनि को उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? तो भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। अगला प्रश्न है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। पावलोव के जो शास्त्रीय अनुबंधन दिया था पावलोव ने, तो उसमें पहले ध्वनि उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया। ठीक। अगला प्रश्न है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो वह इस बात का संकेत है कि? जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का क्या संकेत है? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। कार्य जो है यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? इसमें बताना है कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो सीखने का क्षेत्र क्या है? अनुभाविक। अनुभाविक। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की तो किस पर बल देते हैं? सामाजिक पर। किस पर? सामाजिक पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सीखा जाता है? तो मनोदैहिक। क्या सीखा जाता है? मनोदैहिक। अगला प्रश्न है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो समझकर। जो आप समझकर सीखते हैं वह सीखना स्थायी होता है, वह कभी नहीं समाप्त होता। ठीक। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम। क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? इसमें से बताना है कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन का सही है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अभी आप लोगों को हम बताया कि जहां एकमात्र और केवल आ जाए वो निगेटिव सेंस होता है। क्या होता है? निगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे गलत है। बाकी पहला ऑप्शन अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, सही है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ये भी सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन 2 नहीं है क्योंकि एकमात्र और केवल आ गया। अगला प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो जाता है यदि? सीखना समृद्ध हो जाता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है।
तो इसी के साथ ये था हम लोग का लास्ट प्रश्न। और देखिए आप लोगों के लिए ये जितनी भी वीडियो साइकोलॉजी कराई गई हैं सफिशियंट है, इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, तो आप लोग इसको एक बार रिवीजन जरूर करें। ठीक, वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।